Hello viewers. In our world history series, today we have reached a really very interesting as well as important topic. Important इसलिए कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम एनालाइज करें तो फ्रेंच फिलोसोफर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वी विल बिगिन और तीन मेजर फ्रेंच थिंकर्स को हम शुरू करेंगे। मोंटेस्क, वोल्टेयर, रूसो, और भी हैं, बहुत हैं, पर ऑफ कोर्स हमारे एग्ज़ाम सिलेबस में तो हमारे सिर्फ और सिर्फ रूसो मेंशन्ड है, लेकिन क्वेश्चंस आए हैं वोल्टेयर से भी। और मोंटेस्क को हम जनरली कोट कर सकते हैं बिकॉज ये सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है ये इन्होंने दिया था, और जिसको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूज़ किया है बहुत लिबरली, और बहुत ही विजडम को मोंटेस्क की हाईली रिगार्ड किया गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स द्वारा। तो वी विल डिस्कस ऑल दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बिट अबाउट मी, आई एम रमन. I have written 3 mains with history optional and also have appeared for interview. So let's begin. सबसे पहले we'll talk about generally about the French Enlightenment. जबकि हमने देख लिया ऑलरेडी कि एनलाइटनमेंट शुरू हुआ था इंग्लैंड से और स्कॉटलैंड से ज़्यादा। हमने डिस्कस किया था कि वोल्टेयर ने तो एक जगह यहाँ तक कह दिया था कि वी लुक अप टू स्कॉटलैंड फॉर एवरीथिंग ऑफ सिविलाइजेशन। पर इसमें वी विल डिस्कस वोल्टेयर बिकॉज रह के आए थे इंग्लैंड में, तो ही हैड ए बिट ऑफ लाइकिंग फॉर दैट इंग्लिश स्कॉटिश कल्चर्स। ओके, तो द थिंग इज़ फ्रांस में पॉवर्टी कम थी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले। वहाँ का रूरल आदमी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा अमीर था। इनफैक्ट ये एक कारण बताया जाता है कि वहाँ पे रेवोल्यूशन क्यों हुआ, बिकॉज़ वहाँ पे आदमी वो अपनी जो बेसिक मोस्ट नीड्स हैं वो उनकी फुलफ़िल हो चुकी थी। मज़ा आता है हिस्ट्री को लिंक करने में, लिंक करके पढ़िए आप भी। आप याद रखिए जो हम मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहा था, और बलबन ने भी ये बात कही थी अपने बेटे को कि भाई अपनी जो रियाया है, जो प्रजा है, उसको कभी भी ज़्यादा अमीर मत होने दो, नोबिलिटी को पावरफुल मत होने दो, क्योंकि अगर जैसे ही उनके पेट में रोटी पड़ेगी दे विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सेडिशन एंड रिबेलियन। तो इसको हम लिंक कर पा रहे हैं बिकॉज फ्रांस में ये कंडीशंस मीट हो रही थी, इसलिए कहा जाता है कि दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि क्यों फ्रेंच में रेवोल्यूशन आई। कमिंग बैक टू द टॉपिक, फ्रांस में रूरल पॉपुलेशन ए बिट वेल ऑफ थी, जो हमने डिस्कस किया। लिटरेसी रेट्स फ्रांस में ए बिट हायर थे कंपेयर्ड टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। इसकी वजह से वहाँ पे जल्दी नए आइडियाज़ को ग्रैस्प किया वहाँ पे लोगों ने, जो न्यूटन के, लॉक के और जो और थिंकर्स के आइडियाज़ थे। उसके बाद फ्रांस में एक सैलून कल्चर शुरू हुआ जिसको ज़्यादातर अमीर औरतें चलाती थीं। वहाँ पे लोग बैठते थे, कॉफ़ी पीते थे, डिस्कस करते थे। तो देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, the saloon and cafe culture grew in the late 17th century France during the reign of Louis XIV, and the output of the cafe culture turned from mere whining to deep and systematic political deliberations during the reign of far less competent Louis XV. तो लुइस 14 बहुत कॉम्पिटेंट थे कंपैरेटिवली, 15 कम थे और 16 बहुत कम थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन 16 के दौर में हुई है, आपको पता है, ठीक है। तो दिस इज़ इट। तो इस बैकग्राउंड में विल फर्स्ट टॉक अबाउट मोंटेस्क। मोंटेस्क वाज ए वेरी फेमस फ्रेंच फिलोसोफर और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे वो जॉन लॉक के आइडियाज़ से। सबसे जो उनका फेमस वर्क है मोंटेस्क का, दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ लॉज, 1748 मास्टरपीस है। ऑफ कोर्स मैंने नहीं फुल पढ़ा, पर उसका सिनॉप्सिस जो हम पढ़ते हैं, उन्होंने उस बुक में डेवलप किए और सिस्टमाइज़ किए द आइडियाज़ सच एज सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस। और इन आइडियाज़ को अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन के वहाँ फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने बहुत यूज़ किया। इनफैक्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स जो मोंटेस्क ने लिखा था वर्बिटिम वही यूज़ किया गया है, ठीक है।
तो मोंटेस्क्यू इज हाईली कोटेड, आप यूपीएससी एग्जाम में बहुत इसको कोट कीजिएगा। एनलाइटनमेंट में जो सेपरेशन ऑफ पावर जो हुआ था, जो चेक्स एंड बैलेंसेस का, फिर बहुत ही फाउंडेशनल चीज़ है हमारी डेमोक्रेसीज, जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं आज जहाँ भी हैं, तो इट इज़ फाउंडेशनल टू ऑल ऑफ देम। तो मोंटेस्क्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। देर आफ्टर वी कम टू वोल्टेयर। वोल्टेयर क्यों, मैंने अभी पहले भी कहा था, उन्होंने स्कॉटलैंड की तारीफ़ करी थी, इट विल कम अगेन नाउ। उन्होंने कुछ सेडिशियस लिख दिया था, उसकी वजह से उनको कुछ वक्त जेल में रहना पड़ा, फिर उनको एग्ज़ाइल में भेज दिया गया, मतलब देश निकाला दे दिया गया। वो गए इंग्लैंड में, वहाँ वो 3 साल तक रहे। एंड ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ न्यूटन एंड लॉक। आप में से कुछ लोग में भी हैरान हो रहे हों कि हम लोग बार बार न्यूटन की क्यों बात कर रहे हैं। एल्बर्ट न्यूटन, न्यूटन दरअसल जबकि साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्होंने नेचुरलिज्म पे काम किया था। नेचर के लॉज जैसे ग्रेविटी को उन्होंने, बाद में आपने गौर किया होगा, न्यूटन ने कूलिंग के लॉज भी दिए थे, वो भी नेचुरल लॉज थे। तो नेचुरल जो लॉज होते हैं, इनसे उस वक्त लोग इतने प्रभावित थे कि वो हर चीज़ में नेचुरल लॉ लगा देना चाहते थे, समाज में, कल्चर में, फिलोसफी में। सो दैट्स वाई न्यूटन एक इंस्पिरेशन था उस वक्त। तो वोल्टेयर भी उनसे बहुत प्रभावित हुए। वो इंग्लैंड के कल्चर से बहुत प्रभावित हुए, इंग्लिश वे ऑफ लाइफ, इंस्टीट्यूशंस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो उन्होंने इंग्लैंड की तारीफ में 1733 में एक बुक लिखी, लेटर्स ऑन द इंग्लिश, जो कि फ्रांस में बैन कर दी गई। वोल्टेयर एक थीस्ट थे, गॉड में बिलीव करते थे, और ये पोजीशन वोल्टेयर की अकेले की नहीं थी, ज़्यादातर एनलाइटनमेंट थिंकर्स थीस्ट थे, जबकि वो क्वेश्चन करते थे रिलीजन को, लेकिन वो थीस्ट थे। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ये मत समझना कि वो कोई एथीस्ट हो गए थे या वो हो गए थे, नहीं, ऑल ऑफ देम वर थीस्ट, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम वर थीस्ट, but all of them hated the organized and dogmatic religion. Same is true about Voltaire. He hated the organized and dogmatic religion. तो इस वजह से ज़्यादातर एनलाइटनमेंट थिंकर्स एक नई रिलीजियस पोजीशन की तरफ पहुंच गए थे, जिसको कहते थे डीज़म, DEISM, डीज़म, जिसका मतलब है कि गॉड ने सृष्टि की रचना तो कर दी है, पर ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन इट्स डे टू डे अफेयर्स. That's why they used to believe in a reasonable and a reasoned and scientific God rather than a जिस तरह के गॉड को एक पादरी समझेगा वैसे गॉड को वो नहीं समझते थे। वो गॉड को एक एक हायर लेवल पे कुछ और समझते थे। एक डीज़म इज़ ए फिनोमिना, आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, हाईली कोटेबल है, क्योंकि रिलीजन और एनलाइटनमेंट को मिला के कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, आइंदा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बहुत प्लेज लिखे, नॉवेल्स लिखे, 4-5 दर्जन उनकी रचनाएं हैं, लेकिन जो उनका सबसे फेमस नॉवल हुआ दैट इज़ कैंडिड, 1759। तो वोल्टेयर ने जो डे टू डे प्रॉब्लम्स थी उस वक्त के फ्रांस की, वो सटायरिस्ट थे, ह्यूमरिस्ट थे, तो वो ह्यूमर के ज़रिए से उनको उजागर करते थे, चाहे वो, और सबसे बड़ा उन्होंने ह्यूमर का निशाना बनाया ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने एक ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस लिखी, जहाँ पे उन्होंने सब टॉलरेंस का एक ब्रॉड मतलब जो भी आप समझते हो वही समझिए, और उन्होंने टॉलरेंस का मैसेज समाज को दिया। ये एक बड़ी फेमस लाइन वोल्टेयर ने कही थी जो कि टॉलरेंस से रिलेटेड है, आई डू नॉट अग्री टू ए वर्ड यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। तो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, वेरी कोटेबल, और एग्ज़ाम में भी एज इट इज़ ये स्टेटमेंट आ सकती है। अच्छा, एक यहाँ पे ये भी कम से कम 3 या 4 बार PYQ आ चुका है यूपीएससी में कि वोल्टेयर लिव्ड इन एज ऑफ एनलाइटनमेंट बट द सोसाइटी वाजंट एनलाइटन्ड। ये कैंट ने उनके बारे में कहा था। क्यों कहा था ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम कैंट की बात करेंगे, कांत भी बोलते हैं उनको, तब हम ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ रूसो बहुत इम्पोर्टेंट है, और यूपीएससी इतने उन पे क्वेश्चंस पूछती है बिकॉज सिलेबस में 2 ही हैं जो मेंशन्ड है, रूसो और कैंट। तो रूसो को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑफ कोर्स ही वाज ए ग्रेट फिलोसोफर, इट्स सुपरफ्लुअस टू से दिस। द थिंग इज,
इससे पहले कि हम रूसो की किताबें कौन सी लिखी और क्या बातें कहीं इसको पढ़ें, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि रूसो ने पहली बार एनलाइटनमेंट को रोमांटिसिज्म के पाथ पर लेके गए वो। अब कोई कहेगा कि ये क्या है? एनलाइटनमेंट था कि रीज़न पे बल दिया जाता था, हर आदमी दिमाग से सोचता था। लेकिन रूसो ने कहा कि दिमाग से सोच के वी आर बिकमिंग मशीन्स, हम में इमोशंस वार्मथ ख़त्म होती जा रही है। तो हम नेचर की तरफ लौट चलें, जहाँ पे हम नेचर में बैठते हैं, नेचर के साथ ब्यूटी को देखते हैं, हंसते हैं वगैरह। तो दिस इज़ द पोजिशन ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म इज़ नॉट ओनली रोमांसिंग योर बिलवर्ड, बट इन जनरल रोमांटिसाइजिंग अबाउट द नेचर, अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू। तो इट्स ए वेरी हाई स्टेट ऑफ माइंड। ओके, तो वी विल टॉक मोर अबाउट इट। पर सिर्फ एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे दूं इस बात को उजागर करने के लिए कि किस कदर जो एक हम अभी बात कर रहे हैं कि एनलाइटनमेंट ने किस कदर आदमी को मशीन बना दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने थ्योरी दी थी एक, द सोशल डार्विनिज्म, जिसमें उन्होंने डार्विन की जो थ्योरी थी एवोल्यूशन को लेके, इन्होंने सोशल एवोल्यूशन की थ्योरी बना दी थी। बोला था कि कुछ सोसाइटीज़ हैं जो कि ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं, कुछ सोसाइटीज़ हैं जो कम इवॉल्व हुई हैं। तो जो ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं वो सब्जुगेट कर सकती हैं, किल कर सकती हैं, उनको सप्रेस कर सकती हैं। जो कम इवॉल्व हुई सिविलाइजेशंस हैं उनको, आप समझ ही गए होंगे, वो दौर था इम्पीरियलिज्म का। तो एक एम्पीरियलिज्म को जस्टिफाई करने के लिए हर्बर्ट स्पेंसर ने ये थ्योरी बना दी, द सोशल डार्विनिज्म, कि हाँ भाई वो इंडियंस को अंग्रेज़ मार रहे हैं तो मारें, क्या दिक्कत है, वो तो सोशल डार्विनिज्म है ना, वो तो ज़्यादा डेवलप सिविलाइजेशन है तो वो तो नेचुरली सप्रेस करेगी वगैरह वगैरह। आई डो नॉट मीन कि रूसो से पहले हर्बर्ट स्पेंसर आ चुके थे, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो रूसो के बाद आए थे। पर जस्ट आई एम शोइंग द लिमिटेशंस ऑफ रीज़न। आप रीज़न लगाने की क्या क्या लिमिटेशंस हैं ये हम देख सकते हैं। तो रोमांटिसिज्म के अलावा रूसो के बारे में एक बात कही जाती है कि ऑल द थिंकर्स रोट अबाउट नेचर बट रूसो लव्ड नेचर। ये फ़र्क है, एक कमरे में बैठ के नेचर के बारे में लिखना और एक पर्सन कह रहा है कि वाई नॉट जस्ट शेड ऑल दिस पेन एंड पेपर एंड जस्ट सिट इन द नेचर। ओके, तो जो 3 सबसे फेमस रचनाएं हैं रूसो की, एक है डिस्कोर्स ऑफ ऑन आर्ट एंड साइंस, एक है द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, और एक है उनका, आई एम सो सॉरी, वेट वेट वेट, जाहिर है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो हम तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस। इसमें रूसो ने कहा कि साइंस ने ह्यूमन की पीस एंड प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट नहीं किया है, उल्टा हमारे डीके में कंट्रीब्यूट किया है। रूसो का कहना था कि जब तक इंसान नेचर में था, खुश था, इगैलिटेरियन था, लेकिन साइंस ने हमें तबाह व बर्बाद कर दिया है। ये सुनने वाले को बहुत अटपटा लग सकता है, बट दैट्स व्हाट ही थॉट। देर आफ्टर उनका सबसे जो फेमस एस्से आया था 1755 में, द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। उन्होंने वहाँ पे ये कहा था कि इस सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी में, जिसको हम सिविलाइज्ड कहते हैं, यहाँ पे ग्रीड आ चुका है, और इसको सिविलाइज्ड कहने का हमें कोई हक नहीं है, बिकॉज देयर इज़ ग्रीड। जब हम नेचर में थे तो कोई असमानताएं नहीं थी, हर आदमी बराबर का हकदार था हर सोर्स के ऊपर, पर अब ऐसा नहीं है। रूसो ने इनइक्वालिटी को सिस्टमेटाइज़ किया। उन्होंने कहा कि 2 तरह की इनइक्वालिटी होती है, वन इज़ नेचुरल इनइक्वालिटी, वन इज़ सोशल इनइक्वालिटी क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। नेचुरल में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो नेचुरल इनइक्वालिटी होती है, जैसे कि फिज़िकल बिल्ड के ऊपर। अगर आप लकड़ी काटने भी जाएंगे तो मे बी कोई ज़्यादा काट सकेगा, कोई कम काट सकेगा। एक होता है नेचुरल टेम्परामेंट, डिस्पोजिशन, कोई लेज़ी होता है, कोई हार्ड वर्किंग होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई डम्ब होता है। ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो फंक्शंस ऑफ आवर सोशल कंडीशनिंग, बट फिर भी ऐसी डिस्पोजिशंस इंसानों में पाई जाती हैं। तो ये इसकी वजह से कुछ इनइक्वालिटी पैदा हो सकती है आदमी के लिविंग स्टैंडर्ड में। पर जो सिस्टमेटिकल इनइक्वालिटी है, जैसे प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी,
पिछली तो जनरेशनल वेल्थ। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा कि ये समाज दोबारा क्रिएट करी गई हैं। जो क्लासेस हैं, इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो कास्ट की हम बात कर सकते हैं। इस तरह की इनइक्वालिटी मैन मेड है और ये एक टिरनी है, एक बहुत बड़ी। उन्होंने ये कहा था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जब इंसान ने पहली बार प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी इंसान ने ली होगी, दैट वाज ह्यूमैनिटीज़ फॉल फ्रॉम द ग्रेस। तो वो इंसानियत का वो एक निचला पॉइंट उसको समझते हैं। उनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये थॉट मार्क्सिस्ट थॉट था, क्योंकि बाद में मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट जो हम पढ़ेंगे आइंदा, उन्होंने भी तो यही कहा कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो येस, इट इज़ ट्रू, दे कुड बी इन पार्ट इन्फ्लुएंस्ड बाई दिस थिंग ऑफ रूसो, बट ये बात पहले भी बहुत लोग कह चुके थे। इट्स नॉट ए न्यू थॉट, बट रूसो ने भी इसको कहा था। इसके बाद उनकी अगली किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 उनका सबसे फेमस वर्क है। उसमें इन्होंने कहा था कि वो ही गवर्नमेंट लेजिटिमेट है जो कि अप्रूव्ड एंड कंसेंटेड बाय ऑल द पीपल है, क्योंकि जो पीपल का मास है दैट इज़ सोवरेन, और उनकी कंसेंट के साथ ही गवर्नमेंट फंक्शन कर सकती है। तो रूसो ने एक कंसेप्ट दिया सोवरेन का कि जो सब पीपल हैं वो कलेक्टिवली सोवरेन है, और जो उनकी विल है, जो कलेक्टिव सोवरेन विल है, दैट इज़ कॉल्ड जनरल विल। हमारी इंडिविजुअल विल अलग हो सकती है, पर हमारी सोशल जनरल विल एक ही होगी, और हर आदमी को उस जनरल विल के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये बात बहुत अजीब है, बिकॉज़ रूसो ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई शख्स जनरल विल के मुताबिक ना चले तो उसको सज़ा दी जा सकती है। तो दिस हैड टोटलिटेरियन ओवरटोन्स, बिकॉज कौन डिसाइड करेगा कि जनरल विल क्या है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैकोबियन क्लब्स बने और पूरा ये एनार्की रोबस्पियर वगैरह आए, तो उस वक्त उन्होंने रूसो के इस डॉक्ट्रिन को मिसयूज़ किया। रोबस्पियर ने कहा कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ क्योंकि आई नो वट जनरल विल इज़, जो भी मैं कर रहा हूँ दैट इज़ जनरल विल, और इस बात के ज़रिए उन्होंने 20 से 30 हज़ार लोगों को गिलेटिन कर दिया। ठीक है, तो ये एक जनरल विल का ड्रॉबैक है। इसके बाद रूसो ने 2 और इम्पोर्टेंट किताबें लिखी। एक एमाइल EMILE, एमीले, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, एंड देन कॉन्फेशंस। एमीले में उन्होंने क्या किया, या एमाइल भी हो सकता है, आई एम सो सॉरी, आई शुड हैव चेक्ड इट ऑन गूगल। तो मैंने आपको चूँकि बताया कि वो नेचर में रहने के फेवर करते थे, तो उन्होंने बताया एमाइल में कि किस तरह से बच्चों को पाला जाए नेचुरल सराउंडिंग्स में। तो उन्होंने चाइल्ड की अपब्रिंगिंग के बारे में एक किताब लिखी है। उन्होंने ये कहा है कि चिल्ड्रन शुड लर्न समथिंग यूज़फुल इंस्टेड ऑफ लैटिन एंड ग्रीक, कि वो स्किल सीखें, कुछ रियल वर्ल्ड का कोई काम सीखें। लैटिन और ग्रीक सीख के क्या होगा। इसी तरह कॉन्फेशंस में उन्होंने सब कुछ कॉन्फेस किया है कि मेरी लाइफ में मैंने ये किया, मेरे फेलियर्स ये रहे, मेरे सक्सेस, और बहुत कैंडिडली किया है। इस वजह से ये किताब बहुत ज़्यादा उनकी कैंडिडनेस के लिए सराही जाती है। तो चलिए, ये था हमारा आज का डिस्कशन। आप अगर हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या 1-to-1 मेंटरिंग चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स चाहते हैं, फ्री नहीं, पेड नोट्स, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं क्वाइट मेटिकुलसली, तो आई कैन गिव यू एक्सेस ऑफ द नोट्स ऑल्सो। तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।